सीरिया के अंदर चल क्या रहा है? सिर्फ 10 दिनों के अंदर बशार अल असद की 24 साल की रजीम की ऐसी मिलिट्री तंजीम ने उखाड़ फेंका जिसको 2 महीने पहले तक ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे पड़े। तो आओ जानते हैं सीरिया की करंट सिचुएशन के बारे में। तो सीरिया की करंट सिचुएशन से जानने से पहले थोड़ा सीरियन सिविल वॉर का रिकैप ले लेते हैं कि ये तमाम चीज शुरू कैसी हुई। तो सीरिया के अंदर पहले बशार अल असद की गवर्नमेंट थी। तो जब 2010 और 11 के दरमियान जब अरब स्प्रिंग चल रहा था तो कई सारे अरब डिक्टेटर्स अपनी गद्दी गवा रहे थे और ये खतरा बशार अल असद को भी लगा। तो उसने अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरे सीरिया के अंदर बहुत सख्त सिक्योरिटी कर दी, जहाँ पे छोटी छोटी गलतियों की भी बड़ी बड़ी सजा देने लगी। और इसी दौरान एक लड़का जिसकी उम्र 16 साल थी, उसका नाम माविया था पड़ा, वो दीवार के ऊपर बशार अल असद के खिलाफ कुछ कोड लिख देता है। और जब इस बात की खबर वहाँ की लोकल पुलिस को पड़ती है तो उस लड़के को के उठाते हैं और उसको जेल में डाल के टॉर्चर करते हैं। और जब ये बात बाहर निकलते हैं तो पूरे सीरिया के अंदर मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और इस तमाम प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जब बशार अल असद अपनी आर्मी को उनको रोकने भेज रहे हैं तो आर्मी का एक बड़ा हिस्सा बशार अल असद की तरफ से लड़ने के लिए मना कर देता है और वो अपनी एक अलग तंजीम बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं फ्री सीरियन आर्मी। और जब इस पूरे सीरिया के अंदर ऐसा अनरेस्ट फैला हुआ था तो कई सारे ग्रुप उठ के खड़े हो गए अपने लिए, अपने मफाद के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया, जिनके अंदर शामिल हैं बड़े सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के लोग जो कि बेसिकली कुर्दों के लिए लड़ते हैं। बड़े कुर्द एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है सीरिया के अंदर जो अपने अलग कंट्री के लिए लड़ रही है। उसके अलावा कई सारे रेबल ग्रुप्स बनना स्टार्ट करे जिनके अपने अलग मफाद है। और इस तमाम चीज के अंदर अल कायदा भी शामिल हो गया और अल कायदा के बाद ISIS ने उसकी जगह ले ली और वो काफी लंबे टाइम तक सीरिया के कंट्रोल रहा। बट अमेरिका ने ISIS काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था। यही वजह है कि आज के टाइम ISIS इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पड़ा। अगर हम करंट ओवरव्यू की बात करें तो हमें पूरे शाम के अंदर कुछ 5-6 ग्रुप देखने को मिलते हैं पड़े। सबसे पहले आते हैं कुर्द, जिनको USA सपोर्ट करता है, जो इतना बड़ा एरिया कंट्रोल करते हैं शाम का। उसके अलावा रेड पोर्शन में तुम देख सकते हो ये सारे बशार अल असद की फोर्सेज हैं पड़ी, जहां बशार अल असद कंट्रोल करता है। और हाँ, ये मैं बात से कुछ 2-1 महीने पहले का है पड़ा। ये ब्लैक डॉट्स के अंदर ISIS के हिस्से हैं पड़े। ये जो ग्रे एरिया है यहाँ पे कई सारे रेबल ग्रुप्स का कब्जा है पड़ा, जिनको मोस्टली सऊदी अरब बैक करता है पड़ा। यहाँ ग्रे एरिया में तुम देख सकते हो ये बफर जोन है जो तुर्की ने बनाया है ताकि वो कुर्दों को तुर्की से मिलने से रोक सके। उसके अलावा ये जो इलाका है एलिफ वाला इलाका, यहाँ पर कई सारे रेबल ग्रुप्स हैं पड़े जिनको तुर्की बैक करता है, जो लड़ते हैं बशार अल असद से और साथ ही कुर्दों से भी। और ये जो लाइट ग्रे इलाका देख रहे हो यहाँ पर भी तुर्की के रेबल्स रहते हैं पड़े। तो अब तुम्हें शायद समझ आ चुका होगा कि कौन किसको बैक कर रहा है पड़ा। अब हुआ क्या, अब करंट सिचुएशन की बात करते हैं पड़े। तो होता क्या है कि नवंबर के अंदर एक ग्रुप जिसका नाम है HTS वो ऐलान करता है कि हम जल्द ही एक मैसिव अटैक लॉन्च करेंगे एलोपीलो शहर के ऊपर, सीरिया के, जो सीरिया का वो सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बनता है पड़ा। तुमसे ये सोच रहे होगे कि HTS कौन है, तो HTS के बारे में तुम्हें बता देते। HTS का पूरा नाम हमें देखने को मिलता है हयात तहरीर अल शाम, जो 2016 तक अल कायदा के साथ काम करती थी, बट अल कायदा कमजोर हो गई थी। यही वजह है कि HTS 2016 से इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। तो ये क्या करते हैं, नवंबर के अंदर ये ऐलान करते हैं कि हम अटैक करने वाले हैं बशार अल असद के ऊपर और इसका साथ देंगे इनके कई सारे और रेबल ग्रुप्स। यानी HTS अकेले हमला नहीं कर रही बल्कि HTS के साथ और भी उनके कई सारे एलाइज ग्रुप्स हैं पड़े। तो सबसे पहले एलेपीलो शहर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जब इस खबर की बात बशार अल असद को पता चलती है तो वो अपने एलाइज की तरफ मदद के पुकार करते हैं, बिकॉज बशार अल असद इटसेल्फ कोई इतना ताकतवर नहीं बल्कि उनकी जो एलाइज है यानी ईरान और रशिया वो काफी ज्यादा की रोल प्ले करते हैं बड़े बशार अल असद की सक्सेस के पीछे। बट इस बार थोड़ा स्ट्रेंज होता है, जब इलिप शहर से HTS के ग्रुप एलेपीलो को कॉन्कर करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब बशार अल असद रशिया की मदद से इनको रोकने की कोशिश करता है। बट चूंकि रशिया फिलहाल रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से काफी ज्यादा बिजी है तो वो ज्यादा मदद नहीं भेजता बशार अल असद को। और ईरान का अपना अलग रोला चल रहा है फिलहाल इसराइल के साथ, तो वो वहाँ पे बिजी है। और अगर खबरों की मानी जाए और कुछ इंटर्स की बात की जाए तो जुम्मे के दिन ईरान ने अपनी तमाम फौजों को सीरिया से बाहर निकाल लिया था, बिकॉज उनका मानना था कि अब वो ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे बशार अल असद को। बहरहाल तो इस तरीके से एकदम बशार अल असद अपने एलाइज से अलग हो गए और वो अकेले फंस गए इस तमाम इलाके के अंदर। तो नवंबर के दिन सबसे पहले HTS अटैक लॉन्च करते हैं एलेपो को अपने एलाइज के साथ और उसको सारा कैप्चर कर लेती है। और जैसे इसकी बात बशार अल असद को पता चलती है वो अपना अटैक लॉन्च करता है बट वो अनसक्सेसफुल रहता है एलेपो को कैप्चर करने के लिए। अब इसके पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बता दी कि बशार अल असद के पास अब उसके एलाइज की इतनी बड़ी ताकत नहीं है पड़ी। और उसके अलावा बशार अल असद की आर्मी जो किसी जमाने 3-3.5 लाख की होती थी अब वो कोई 1-1.5 लाख की बच चुकी है और उनको 3-3 महीनों से तनख्वाही नहीं मिली और उनके पास इतनी मोटिवेशन ही नहीं है बशार अल असद के लिए लड़ने के लिए। और मोस्टली आर्मी
बशारुल असद के लिए लड़ना चाहती ही नहीं है। और इस सिचुएशन के अंदर बशारुल असद की आर्मी ने उसके साथ देने से इनकार कर दिया। यस, काफी सारे बटालियंस ने बशारुल असद की मदद करने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि एचटीएस इतनी इजीली इतने अंदर तक घुस गई। जिसके बात करें तो कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने हामा और हुमस के शहरों को कैप्चर कर लिया और वो हाईवे 5 की तरफ से बढ़ना उन्होंने आगे स्टार्ट कर दिया। और इसी दौरान अर्दोगान ने अपने प्रॉक्सीज को इजाजत दे दी कि वो एसटीएस का साथ दें और उन्होंने कुछ ये कहा, उन्होंने अपने रेबल्स को इजाजत दे दी कि सबसे पहले वो इलिब, हामा और हुमस को कैप्चर करेंगे एंड ऑफ कोर्स अगला टारगेट उनका दमेस्कस होगा। इस तरीके से वो पूरे सीरिया के ऊपर कब्जा कर सकते हैं बड़े। तो बशारुल असद एक स्ट्रेंज सिचुएशन के अंदर फंस चुके थे। उनके पास उनके अलाइज की ताकत नहीं थी, उनकी आर्मी उनके लिए लड़ना नहीं चाहती थी पड़ी। ऊपर से काफी सारे एसटीएस के कई सारे रेबल ग्रुप्स उनके ऊपर हमला कर रहे थे ऊपर से, और हैवी 5 की तरफ से उनके ऊपर बढ़ रहे थे। और उसी टाइम जब एसटीएस और उसके एलाइज ऊपर की तरफ यानी साउथ की तरफ से दमेस्कस की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसी टाइम एसटीएस के कुछ और एलाइज डेरा की तरफ से यानी नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ से दमेस्कस के ऊपर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ पड़े। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर पूरे दमेस्कस के ऊपर कब्जा हो गया और बशारुल असद को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। पहले तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि बशारुल असद गए कहां, बट जल्दी पता चल गया जब उनके प्लेन को ट्रैक किया गया तो वो मॉस्को लैंड हुए और फिलहाल पॉलिटिकल असाइलम के अंदर हैं पड़े रशिया के अंदर। इस तरीके से बशारुल असद की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो कुछ ही टाइम के अंदर अपनी पूरी की पूरी गवर्नमेंट को गवा बैठे। तो अब क्या, अब थोड़ा मैं आपको आफ्टरमैथ बताता हूँ। तो ये इलाका है बशारुल असद के टाइम का यानी कुछ 2 हफ्ते पहले का, और ये है अब का मैप। अब तुम्हें देख सकते हो कि क्या क्या है। ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हो इसके अंदर बेसिकली रेबल फोर्स जो तुर्की की और एसटीएस की रेबल फोर्स है उनका सारा कंट्रोल बन चुका है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ने फिलहाल कंट्री के ऊपर चार्ज ले लिया और उनके हम जल्दी सीरिया के अंदर इलेक्शंस करवाएंगे। अभी जो तुम्हें रेड पार्ट दिख रहा है ये इलाका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इलाका सीरिया की लाइफलाइन कह सकते हो, बिकॉज ये छोटा सा इलाका जो पानी के साथ लगता है। यहाँ पर आज भी बशारुल असद के खानदान की हुकूमत है पड़ी और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बशारुल असद। यहीं पे रशिया की 3 मिलिट्री बेसिस आती है। यहाँ पे कई सारे हाई टेक टेक्नोलॉजीज वाले मिसाइल रखे हुए हैं। तो अब बशारुल असद चाहता है तो वो मॉस्को की जगह यहाँ जाकर भी सेफ रह सकता था। बहरहाल ये इलाका अभी भी बशारुल असद और उसकी फोर्सेस के अंडर है पड़ा और सेफ है पड़ा। ग्रीन वाला इलाका रेबल फोर्सेस के अंदर है पड़ा जिन्होंने काफी सारा इलाका कब्जा कर लिया है। यहाँ हमें ऊपर कुर्द नजर आ रहे हैं, ये तुर्की का बफर जोन, और ये ब्लैक वाला हो गया ISIS। अब चौंके और ये जो खाली इलाका देख रहे हो ये वो सारा इलाका है जो बशारुल असद की गवर्नमेंट गिरने के बाद एक फ्री वैक्यूम छोड़ चुका है। और जब ऐसा कुछ होता है तो काफी सारे ग्रुप आगे बढ़ते हैं इस खाली मैदान को कब्जा करने के लिए। अब होगा क्या, सीरिया के अंदर ऐसी खाना जंगी होगी जो शायद किसी ने नहीं देखी होगी। सारे रेबल ग्रुप्स आपस में लड़ने लग जाएंगे जैसे सऊदी अरब कोर्स, क्योंकि उन्हें खाली जगह मिल चुकी है जहां वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या पता ISIS दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और एसटीएस के साथ अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला क्या है कि एसटीएस अकेला इतना ताकतवर नहीं, उसकी सारी ताकत उसके एलाइज के साथ है बड़ी। और ये सारे रेबल ग्रुप्स के अपने अलग अलग मफाद और अपने अलग अलग मोटिव्स हैं पड़े। कुछ शरिया लॉ लाना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, कुछ यहाँ फिर से डिक्टेटरशिप लाने चाहते हैं। यानी एसटीएस जल्दी अपने आप टुकड़ों में बढ़ जाएगी। और नीचे ये गोलन हाइट्स की तरफ देख रहे हो, यहाँ से इजराइल ने भी अपने बॉर्डर एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और वो भी गोलन हाइट्स आगे बढ़ रहा है। यानी इसका मतलब जानते हो इजराइल भी सीरिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है पड़ा। और फिलहाल पूरे सीरिया के अंदर एक बड़ी खतरनाक खिचड़ी मच चुकी है और सीरिया के अंदर जो लोग खुश हो रहे थे उन्हें शायद ये देखना चाहिए कि चाहे बशारुल से चला गया लेकिन वो एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम अपने साथ छोड़ गया है पड़ा। बहरहाल सीरिया के लोग काफी ज्यादा खुश हैं। जैसे ये खबर बाहर आई थी कि बशारुल असद अपनी गवर्नमेंट छोड़ के भाग चुका है तो वहाँ काफी ज्यादा खुशियां मनाई थी लोगों ने। बट शायद उनको एक और बात भी याद रखनी चाहिए कि जो एसटीएस ग्रुप है उसका जो लीडर है मोहम्मद अल जवानी, वो पिछले 8 सालों से यूएस के मुताबिक एक टेररिस्ट है और उसके ऊपर $10 मिलियन का रिवॉर्ड डाला था यूएसए ने। यानी यूएसए के मुताबिक वो एक टेररिस्ट है, बड़ा टेररिस्ट है और उसने भी काफी सारी किलिंग की है और जो भी तुम्हें पता है कि दहशतगर्द कहते हैं वो उसने सब किया है। तो अब ये तो तुम भूल जाओ कि वहाँ पे सीरिया में कोई अच्छी गवर्नमेंट बनेगी एसटीएस के आने से। तो अब तुम्हें सारी सिचुएशन समझ आ चुकी होगी। अगली बार मिलते हैं, तब तक तुम ये वीडियो देख सकते हो जहाँ मैंने शेख हसीना की फॉल के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाई है बड़े। तो अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।